हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी फायर क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा जो टर्म है आज जियोग्राफी का है, क्योंकि अभी पॉलिटी का चल रहा था, लेकिन आज जियोग्राफी आज से 3 दिन चलेगा। तो दोस्तों, मैं जियोग्राफी में कई लेक्चर दे चुका हूं, पर अब जो मैं बताने जा रहा हूं वह भारत की नदियों के बारे में बताने जा रहा हूं कि आखिरकार किस किस नदी को मेन रूप से हमें पढ़ना है, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में, इसलिए इसे जानना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, पहले आप ये समझिए, आप कुछ शब्द सुने होंगे, जैसे कि आप ड्रेन सिस्टम, जिसको आप कहते हो कि प्रवाह तंत्र, और आप शब्द सुने होंगे जैसे डेल्टा, जैसे एस्चुरी या ज्वार नद, ये सारे शब्द आप सुने होंगे। प्रायद्वीपीय भारत, ऐसा भी जो है कि कई शब्द हैं जो सुने हैं आप। तो इन सारों के बारे में पहले आपको मैं बता दूं। देखिए, प्रायद्वीप का मतलब क्या है? प्रायद्वीप का सिंपली मतलब होता है कि यदि कोई ज़मीन का हिस्सा 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है तो उसे हम प्रायद्वीप बोल देते हैं। जैसे अपना भारत है, ये नीचे वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, दक्षिणतम जो हिस्सा है, ये इधर से देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी है, इधर से आप देखेंगे तो अरब सागर है, नीचे हिंद महासागर है, तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसीलिए हम इसे प्रायद्वीप भारत बोल देते हैं। और यहाँ की नदियों को, जो इधर नदियाँ पड़ेंगी, उसे प्रायद्वीपीय नदियाँ कह देंगे, प्रायद्वीपीय भारत नदियाँ। तो दोस्तों, आइए अब मैं बात करता हूँ, जैसे डेल्टा की बात करेंगे तो डेल्टा में क्या होता है, मान लीजिए पानी किसी नदी का बह रहा है, आगे कोई रुकावट आ गया और वह नदी घूम करके किसी दूसरे तरफ से बहने लगी, बीच में त्रिभुजा आकार का जो है ज़मीनी हिस्सा निकल गया बाहर, तो लोग बोल देते हैं कि ये तो डेल्टा है। तो ये सारे छोटे छोटे शब्द हैं, इसलिए मैं इस पे बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा। आइए अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर। दोस्तों, यहाँ भारत की नदियों में मैंने बांट रखे हैं किस किस तरह से हमें पढ़ना है। जैसे आप देखेंगे तो हिमालयी नदियाँ में 3 नदियाँ हैं। कौन कौन सी? तो पहला सिंधु नदी तंत्र पढ़ना है, सिंधु नदी तंत्र। दूसरा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को पढ़ना है, और तीसरा गंगा नदी तंत्र को पढ़ना है। और इनकी जो मुख्य सहायक नदियां हैं उन्हें भी हम इसी ब्रह्मपुत्र, सिंधु और गंगा नदी तंत्र में ही पढ़ लेंगे। आगे आप देखेंगे तो ये जो है मध्य भारत और दक्षिण भारत की नदियां, जिसे हम प्रायद्वीपीय भारत की नदियां भी कह रहे थे, उनको पढ़ना है। तो आज चूंकि ये टॉपिक जो है काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, ये की पर फिगर हम नहीं बना सकते, क्योंकि बहुत सारी नदियां हैं, उनकी सहायक नदियां हैं, इसलिए आज हम जो पढ़ेंगे वह 2 नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। पहला सिंधु नदी तंत्र और दूसरा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इन 2 नदियों के बारे में आज मुख्य रूप से बात होगा। तो आइए सबसे पहले हम चालू करते हैं सिंधु नदी तंत्र के बारे में। आप देखेंगे तो जो सिंधु नदी है, ये तिब्बत में एक जगह पड़ता है, मानसरोवर झील। इस मानसरोवर झील जो है, यहाँ से ही हमारी सिंधु नदी जो होती है वह लद्दाख से होते हुए इस तरह से आप देखेंगे तो पाकिस्तान में आकर के अरब सागर में मिल जाती है। पाकिस्तान में होते हुए अरब सागर में आके मिल जाती है। इसलिए कभी कभी बोलता है कि सिंधु नदी का मुहाना क्या है, तो आप कहेंगे अरब सागर। ठीक है। अब देखिए, यहाँ से यानी मानसरोवर झील से सिंधु नदी निकली और ये जाते हुए देखिए लद्दाख है, क्योंकि अपना लद्दाख जो है आप देखेंगे तो राइट साइड में स्थित है, इसी नदी के किनारे है। तो पूछता है कि लद्दाख किस नदी के किनारे है, तो आप कह सकते हैं कि सिंधु नदी के किनारे है। अब ये देखिए जा रही है इस तरह से और पाकिस्तान में आई, फिर आगे जा करके जो है अरब सागर से मिल जाती है। दोस्तों, ये जो सिंधु नदी तंत्र मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, इससे बहुत क्वेश्चन बने हैं। और सिंधु नदी जो तंत्र है, इससे पूछता है कि इनकी सहायक, जो सिंधु नदी तंत्र है, इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो पहले ध्यान से सुनिए, मैं बोल रहा हूँ ताकि 1-2 बार आप इसको सुने रहिए, फिर इसके बाद मैं बताऊँगा तो आपको ईजिली याद हो जाएगा। पहला सबसे देखेंगे सिंधु नदी, सबसे ऊपर है सिंधु नदी की सहायक नदी झेलम। झेलम से नीचे आइए तो चेनाब, चेनाब से नीचे आइए तो रावी, रावी से नीचे आइए तो ब्यास, और ब्यास से नीचे आएंगे तो सतलुज। ये उसकी 5 सहायक नदियाँ हैं। किसकी? सिंधु नदी की। अभी मैं लिखा हूँ, उसको दिखाऊंगा भी। पहले मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप सुनिए। देखिए, ये सिंधु नदी जा रही है, ठीक, और टोटल 3 देशों से होकर जाती है सिंधु नदी। किन किन देश से? पहला जो चीन है, तिब्बत वाला इलाका, दूसरा भारत और तीसरा पाकिस्तान। तो ऐसे भी पूछ सकता है कि सिंधु नदी कितने देशों से होकर जाती है, तो आप कहेंगे 3 देशों से होकर जाती है। अब देखिए, सबसे ऊपर झेलम, फिर देखिए चेनाब,
फिर रावी, फिर ब्यास, और फिर आपका देखेंगे तो ये वाली जो है सतलुज। तो 2 नदी ऐसी हैं सिंधु नदी तंत्र की जो निकलती हैं किससे, मानसरोवर झील से, मानसरोवर झील से निकलती हैं। ठीक है, तो इन बात को आपको याद रखना है कि मानसरोवर झील से निकलती हैं। तो आप ये बात समझ रहे होंगे। अब इससे आगे आप आइए, थोड़ा से मैं इसको और एक्सप्लेन करता हूँ। दोस्तों, जो चेनाब नदी आप देख रहे हैं, पूछता है कि जो सिंधु नदी है उसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तब आप कहेंगे कि सबसे बड़ी सहायक नदी वह चेनाब नदी है। कौन सी नदी, चेनाब नदी। ये क्वेश्चन बन चुका है, इसलिए इसको याद रखें कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी चेनाब नदी है। ठीक है, देखिए आ रही है, आके देख रहे हैं आप, यहाँ आके मिल रही है पाकिस्तान में। दोस्तों, अब दूसरी अगर आपसे पूछे तो आप देखेंगे सतलुज है, पर आपको खाली चेनाब के बारे में याद रखना है और आगे डिटेल में बताते चल रहा हूँ, ध्यान सुनिए। एक डिटेल आती है कि जो ब्यास नदी है, आप देख रहे हैं ब्यास नदी एक ऐसी है सिंधु नदी की सहायक नदियों में मात्र एक ब्यास ऐसी नदी है जो सिर्फ भारत में ही उसका सीमा है, यानी वो पाकिस्तान में नहीं जाती, भारत में ही खत्म हो जाती है उसकी सीमा। देखिए यहाँ से निकली और यहाँ आकर के जो है हरके बैराज के पास, यानी ये जो जहाँ पे आके सतलुज से मिल रही है इसका नाम हरके बैराज है, और इसी हरके बैराज से भारत की सबसे बड़ी नहर निकलती है जिसको इंदिरा गांधी नहर कहा जाता है दोस्तों। और ये इंदिरा गांधी नहर जो आप देख रहे हैं, ये जो राज्य अपना देख रहे हैं राजस्थान, इस राज्य के लिए ये समझिए ये एक तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि हरके बैराज से कौन सी जो है नहर निकलती है, तो आप कहेंगे इंदिरा गांधी नहर। सबसे ज़्यादा हिस्सा उसका किस राज्य में है, तो आप कहेंगे राजस्थान में। वैसे तो पंजाब से होते हुए राजस्थान में आती है, लेकिन आपको याद रखना सबसे ज़्यादा उसका हिस्सा जो है वह राजस्थान राज्य में पड़ता है। किसका, तो हम बताएं इंदिरा गांधी नहर का। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। तो ब्यास के बारे में बता दिया। अब देखिए दो, मैंने ये भी बता दी कि 2 नदियां हैं जो मानसरोवर झील से निकल रही हैं। ठीक है, और एक जो है देखिए ये सिंधु है और ये अपना सतलुज है, और इसकी टोटल 5 सहायक नदियां हैं। 5 सहायक नदियों में मैंने बताया ऊपर सबसे झेलम, फिर इसके बाद आइए नीचे चेनाब, चेनाब के बाद फिर नीचे आइए तो आप देखेंगे रावी, रावी के बाद ब्यास, अब ब्यास के बाद सतलुज। तो इस तरह से आपको याद कर लेने हैं। ठीक, अब दोस्तों आगे हम बात करते हैं, आगे बात करेंगे दोस्तों। आगे बात करते हैं हम लोग कि ये जो नदियां हैं, जो सिंधु नदी तंत्र की नदियां मैं बता रहा था, इस पे आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ा समझौता हुआ है, इतिहास का ये बहुत बड़ा नदी समझौता है। तो इस बारे में भी हमें पढ़ना है कि सिंधु जल समझौता क्या है, क्योंकि ये पेपर में ऑलरेडी आ चुका है। तो आपको मैं बताऊं कि जो सिंधु नदी है, क्योंकि ये पाकिस्तान में भी जाती है लेकिन भारत से होते हुए जाती है, तो भारत क्या करेगा, इसके ज़्यादा पानी को रोक लेगा तो फिर तकलीफ होगी पाकिस्तान को। इसलिए ऐसा न करे, तो दोनों देश आपस में जो है एक समझौता किए हैं, और यह सिंधु नदी जल समझौता के नाम से इसे जाना जाता है। दोस्तों ये बात है 19 सितंबर 1960 का। कब का, 19 सितंबर 1960 की बात है दोस्तों। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री जो भारत के थे जवाहरलाल नेहरू, और उस समय पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति थे आयूब खान, इन दोनों लोगों के बीच जो है समझौता कराती है एक संस्था का नाम है विश्व बैंक। क्या, विश्व बैंक। तो ये भी पूछ सकता है कि जो सिंधु जल समझौता है यह कौन सी संस्था ने कराई है, तो आप तुरंत कहेंगे कि विश्व बैंक ने कराई। किन किन देशों के बीच, तो आप कहेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच। भारत के उस समय पीएम कौन थे, तो आप कहेंगे जवाहरलाल नेहरू, और उस समय राष्ट्रपति जो है कौन थे पाकिस्तान के, तो आप कहेंगे कि आयूब खान। इन दोनों लोगों का हस्ताक्षर होता है, और यह घटना जो है आपको सिंधु जल समझौता 1960 के घटना के नाम से जानी जाती है। इस बात को भी आप याद रखें। ठीक है, तो ये क्योंकि महत्वपूर्ण है इसलिए इसको बहुत ही अच्छे से इसको आप देख लें। तो सिंधु जल समझौता मैं बता रहा था दोस्तों, और सिंधु जल समझौता में आपको याद रखना है कि जो ऊपर की 3 नदियां हैं, यानी सिंधु, झेलम और चेनाब, यह 3 नदियों का जो पानी होगा वो 80% पानी यूज करेगा पाकिस्तान। ठीक है,
और जो नीचे की 3 नदी आप बच रही हैं, आप देखेंगे कौन कौन सी, रावी, ब्यास और सतलुज। इन 3 नदियों का पानी 80% पानी जो है यूज करेगा कौन, तो अपना भारत। तो इन बात को भी आप याद रखें। दोस्तों अब मैं बताने जा रहा हूं कि जो ये नदी है इनका उद्गम स्थल आपसे पूछता है कि यह नदी और नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो आपको वो भी बातें याद रखनी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, आप इस बात को भी ध्यान रखें। आइए दोस्तों देखिए, अगर मैं बात करूं चिनाब की, तो चिनाब जो है हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रे से निकलती है। तो इसका उद्गम यानी चिनाब नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो आप कहेंगे बारालाचा दर्रा। ये बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, इसीलिए हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रे से यह नदी चिनाब निकलती है। दोस्तों 2 नदी, एक चंद्र और एक भागा, 2 नदियां आकर के जब मिलती हैं तो जहां वो मिलती हैं उसी जगह से चिनाब नदी निकलती है, इसीलिए कहा जाता है कि इसका दूसरा नाम चंद्रभागा नदी भी है। क्यों? क्योंकि चंद्र और भागा 2 नदियां मिली और वहां से निकलती है हमारी चिनाब नदी, इसीलिए इसको हम चंद्रभागा नदी भी कह देते हैं। लेकिन यह बात जो चंद्रभागा नदी दिया जाता है ये हिमाचल प्रदेश में वहां के लोकल लोग बोलते हैं, वैसे तो आप देखेंगे तो चिनाब ही नाम इसका है। ठीक है, आगे आइए बात करते हैं झेलम नदी का। तो झेलम नदी जो निकलती है वह जम्मू कश्मीर के बैरीनाग झील से निकलती है। तो इसका उद्गम स्थल क्या है झेलम नदी का, तो आप कहेंगे जम्मू कश्मीर के बैरीनाग झील से। ठीक है, अगला है रावी। रावी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है। इस बात को भी आपको याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश की रोहतांग दर्रे से इसका उद्गम स्थल है किसका, रावी का। अब आइए अब बात करते हैं ब्यास की। तो जो ब्यास नदी है, मैंने बताया था ना कि इन 5 जो सहायक नदियां सिंधु का, इसमें से ब्यास एकमात्र ऐसी नदी है जो केवल भारत में ही बहती है। तो ब्यास जो नदी है इसका जो उद्गम स्थल है वह हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से है। तो 2 नदियां मिल गई, एक आपको मिल गई रावी, दूसरा मिल गई ब्यास, दोनों का रोहतांग दर्रे से ही उद्गम स्थल है और यह रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। अब आइए सतलुज की बात कर लेते हैं। दोस्तों मैंने बताया था आपको कि सतलुज नदी और सिंधु नदी मानसरोवर झील से निकलती है, लेकिन मानसरोवर झील के पास से ही निकलती है, लेकिन जहां से वो निकलती है उस स्थान का नाम है राकस ताल। दोस्तों कई बुकों में आप राक्षस ताल भी देखेंगे, तो राकस ताल या राक्षस ताल दोनों याद रखें कि सतलुज नदी का उद्गम स्थल है मानसरोवर झील के पास राकस ताल से। ठीक है, ये चीजें आप ध्यान रखें। अब दोस्तों मैंने आगे जो है आपको बता रहा हूँ, इन बात को आप बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से इसको आप जो है नोट कर लीजिए, क्योंकि ये पेपर में आते हैं। आप देखिए पंजाब के हरके क्षेत्र में सतलुज और ब्यास का संगम होता है, वहीं से भारत की सबसे बड़ी नहर इंदिरा गांधी नहर निकलती है, ये मैंने बता दिया आपको। ठीक है, आप सिंधु नदी की बात करेंगे तो उद्गम स्थल मैंने बता दिया तिब्बत में मानसरोवर झील से है, इस बात को आप याद रखें। सिंधु नदी 3 देशों में होकर बहती है, ये भी मैंने बता दिया आपको कहाँ कहाँ, तो मैंने बताया पहला चीन के तिब्बत, और दूसरा आप देखेंगे तो भारत, और तीसरा पाकिस्तान। ठीक है, इनका अगर मुहाना पूछे दोस्त, जैसे होता है ना नदियों का मुहाना पूछता, मुहाना का मतलब वो जहाँ जाके मिलती हैं, तो जैसे अब मान लीजिए ब्यास का पूछ दिया तो आप बोल देंगे कि भाई ब्यास तो आकर के जो है सतलुज नदी में मिल जाती है, तो इसका मुहाना सतलुज नदी हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए कि चेनाब का पूछ दिया, तो चेनाब देखिए ऐसे आते 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 कहाँ मिल रही है, तो ये आके मिल रही है सिंधु नदी में, तो इसका मुहाना सिंधु नदी हो गया। अब देखिए जैसे सिंधु है ये आ करके अरब सागर में मिल रही, तो इसका मुहाना अरब सागर हो जाएगा। इस तरह से इनका मुहाना बहुत आसान है, इसलिए आप याद करेंगे, तो ज़्यादा चीज़ें मैं बताना नहीं चाह रहा हूँ, ये सब फालतू की हैं। आइए अब सिंधु नदी के दाएं तट पर भारत का लेह शहर स्थित है, ये भी मैंने बता दिया कि जो हमारा लद्दाख है उसमें जो लेह है वह बसा हुआ है किसके किनारे, तो आप देखेंगे सिंधु नदी के किनारे, ये भी मैंने बता दिया है। ये सारे डिटेल जो मैं लिखा था, ये जहाँ तक मैंने देखा कि सारे डिटेल मैंने ऑलरेडी आपको पहले ही बता दिए। ठीक है, अब दोस्तों आप आइए इधर से अब चलते हैं, हम लोग दूसरी नदी के बारे में पढ़ेंगे। मैंने बताया था आज 2 पढ़ेंगे, एक सिंधु नदी तंत्र और दूसरा हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो अब हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की बात करते हैं तो आप देखिए ध्यान से एकदम बढ़िया से कि ब्रह्मपुत्र नदी भी यहाँ से यानी मानसरोवर झील से ही निकलती है। अब देखिए 3 नदियाँ हो गई, एक तो सिंधु हो गई,
दूसरी सतलुज हो गई, और तीसरा इसी मानसरोवर झील से निकलती है हमारी ब्रह्मपुत्र नदी। दोस्तों जो ब्रह्मपुत्र नदी आप देखेंगे ऐसे ऐसे आते हुए यहाँ पे नामचा बरवा करके एक पर्वत है, उस नामचा बरवा पर्वत से टकराती है, टकरा करके यह असम में घुसती है और असम से होते हुए आती है यहाँ पश्चिम बंगाल में। दोस्तों चूँकि इसकी बहुत लंबी नदी है और इसको भारत की सबसे चौड़ी नदी भी कहते हैं ब्रह्मपुत्र को। देखिए भारत की सबसे लंबी नदी जब मैं पढ़ाऊंगा गंगा को तो बताऊंगा 2525 किलोमीटर सबसे लंबी है, लेकिन सबसे चौड़ी पूछे भारत में तो वह सबसे चौड़ी नदी आपको हो जाएगी कौन सी, तो वो हो जाएगी आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, तो दोस्तों अब पहले समझ लीजिए कि इसकी टोटल लंबाई क्या है। तो ब्रह्मपुत्र की टोटल लंबाई पूछे तो आप कहेंगे 2900 किलोमीटर, लेकिन ये टोटल लंबाई है। केवल इसका भारत में अगर लंबाई पूछे तो केवल भारत में इसकी लंबाई है 916 किलोमीटर। कितना है? 916 किलोमीटर। 916 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है भारत में। ठीक है, किसकी? ब्रह्मपुत्र की। अब दोस्तों अब देखते रहिए ध्यान से। अब आप देखेंगे तो जब ये यहाँ से यानी मानसरोवर झील से यानी तिब्बत के मानसरोवर झील से यहाँ से निकली तो इसे तिब्बत में कुछ अलग नाम दिया जाता है। जैसे आके प्रवेश की असम में तो यहाँ अरुणाचल प्रदेश में तो दूसरा नाम, असम में दूसरा नाम, और उसी तरह से जब बांग्लादेश में आती है तो इसका अलग नाम है। तो इनका क्या क्या नाम है ये पूछ चुका है, इसलिए इसको भी आपको याद रखना है। देखिए ध्यान से, अगर तिब्बत में बात करें तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र का नाम है यारलुंग सांगपो। क्या नाम है? तिब्बत में इसे क्या कहते हैं? यारलुंग सांगपो। उसी तरह से आगे आइए तो अरुणाचल प्रदेश में आप इसे दिहांग नदी के नाम से जानेंगे। किस नाम से? दिहांग नदी। तो पूछेगा कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसे अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है, तो आप कहेंगे दिहांग नदी के नाम से। उसी तरह से असम में आएंगे तो आप देखेंगे इसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। उसी तरह जब आप आएंगे बांग्लादेश में तो इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। देखिए अपनी जो नदी है ना, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी वह यमुना है, और यहाँ मैं जो बोल रहा हूँ जमुना बोल रहा हूँ, तो जमुना में जो है कन्फ्यूज नहीं होने, ये जमुना है। तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ब्रह्मपुत्र भारत की मैंने बता दिया सबसे चौड़ी नदी है, और इन बातों को आपको बहुत विशेष करके याद रखने हैं कि किस नाम से किस जगह इसे जाना जाता है, ये पेपर में कई बार आए हैं। अच्छा दोस्तों आगे मैं बता रहा हूँ आपको, आप सुनते रहिए। तो दोस्तों आप देखेंगे तो जब ये आती है असम में तो असम में एक द्वीप बनाती है। कौन? ब्रह्मपुत्र नदी। यह द्वीप कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप किस देश में है, तो आप कहेंगे भारत में। उसका क्या नाम है, तो आप कहेंगे माजुली द्वीप। ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा माजुली द्वीप किस नदी द्वारा बनाया जाता है, तो आप कहेंगे ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा। किस राज्य में स्थित है, तो आप कहेंगे असम में। ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा माजुली द्वीप किस नदी द्वारा बनाया जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा। किस राज्य में स्थित है? असम में है। इस बात को आपको याद रखना है। दोस्तों ये जो माजुली द्वीप आप देख रहे हैं, ये माजुली द्वीप, इससे जब ये नदी आगे आती हैं तो मैं जब गंगा तंत्र आपको पढ़ाऊंगा तो गंगा नदी और ये जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी आ करके ये बंगाल की खाड़ी के पास में एक डेल्टा बहुत बड़ी बनाती हैं, और इस डेल्टा का नाम है सुंदरवन का डेल्टा। दोस्तों ये जो सुंदरवन का डेल्टा है इतना विशाल डेल्टा है कि इसे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है डेल्टा के नाम से जाना जाता है। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किस नदियों द्वारा बनाया जाता है, तो दो नदियां हैं, गंगा है और इधर से आप देखेंगे तो ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक है, तो इसको भी याद रखें कि जो है सुंदरवन का डेल्टा अपने भारत में ही है और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ये भी पूछा जा चुका है। दोस्तों अब मैं आगे आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ इसको ध्यान से सुनें, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बन चुके हैं। मैंने ये जो बना रखे हैं, आपको दिख रहा है कि नहीं, आप देखिए इधर से मैंने ये चीज़ें बना रखे हैं।
ये हमारी जो नदी देख रहे हैं आप, ये ब्रह्मपुत्र नदी ही है। और इन ब्रह्मपुत्र, इसमें मैंने इसलिए नहीं दिखाया कि कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तो आप कंफ्यूज होंगे। तो इस ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी के बारे में पूछता है कि कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, ये पेपर में आ चुका है। तो आपको याद रखना है कि जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं वह कौन कौन सी है। देखिए मैं बता रहा हूँ, इधर से आप देखेंगे दाएं तरफ से कौन कौन सी आके मिलती है। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि कौन सी नदी उसकी यानी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी दाएं से मिलती है, कौन सी बाएं से मिलती है। तो आप दाएं से जो जो मिल रही है उनका नाम मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुने। एक तो है तीस्ता नदी। तीस्ता नदी जो कि मैंने जब झील पढ़ाया था तो आपको बताया था सबसे ऊंचाई पर स्थित झील जो है वह चोलामू झील है और सिक्किम में स्थित है। उसी चोलामू झील से ये तीस्ता नदी निकलती है, यानी उद्गम स्थल क्या है, तीस्ता नदी का चोलामू झील। तो चोलामू झील से निकली और आप देखेंगे इधर से आते हुए आ करके इसी ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। ठीक है। दूसरा आप देखेंगे तो संकोश नदी है। कौन सी नदी, संकोश नदी, वो भी दाएं तरफ से आके ब्रह्मपुत्र में मिलती है। मानस नदी भी आके मिलती है। और एक है सुबनसिरी नदी। सुबनसिरी नदी भी दाएं तरफ से ही आकर के ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती हैं। तो कौन कौन सी नदियां आपको बताएं हम, 4 नदियां आपको याद रखना है। पहला आप देखेंगे तो तीस्ता नदी, संकोश नदी, मानस नदी और सुबनसिरी नदी। ठीक है। उसी तरह से पूछता है दोस्तों बाएं से कौन कौन सी नदियां आके मिलती हैं इसकी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। तो आप याद रखें ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां जो हैं, पहला दिबांग, क्या दिबांग। दूसरा लोहित। लोहित को दोस्तों खूनी नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो कभी क्वेश्चन ऐसे बन जाए कि वह कौन सी नदी है जिसे खूनी नदी के नाम से जाना जाता है, तो आप कहेंगे कि भैया वो नदी है लोहित। उसी तरह से धनसिरी है, जो कि आप देखेंगे तो ये भी बाएं से भी आके मिल रही है, किससे, ब्रह्मपुत्र से, जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। और कोपिली नदी है, तो कोपिली नदी को भी आपको याद रखना है कि यह भी इसी की सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की, जो कि किस तरफ से आके मिल रही है, तो आप देखेंगे तो दाएं तरफ से, बाएं तरफ से आके मिल रही है। दोस्तों दाएं बाएं तरफ में कंफ्यूज नहीं होने हैं, हालांकि मैंने एक बार बोल दी, लेकिन आपको ध्यान रखने हैं। कैसे, देखिए अब आप इधर से दाएं नहीं लेना है, आपको ऊपर से देखना है कौन दाएं है। जब ऊपर से आप खड़ा होंगे, ऐसी नदी बह रही है, तो आप देखेंगे दायां ये वाला हिस्सा होगा, बायां ये वाला हिस्सा होगा। इसलिए बाएं से पूछे तो आप देखेंगे दिबांग, लोहित, धनसिरी और कोपली नदी। और अगर पूछे आपको बाएं से पूछे तो ये सारी हो गई, और अगर दाएं से पूछे तो सुबनसिरी, मानस, संकोश और तीस्ता नदी। ठीक है, ये सारी दाएं से हैं और ये सारी बाएं से हैं। हो सकता है हम बोलने में कहीं गड़बड़ कर देंगे, तो आपको ध्यान देना है कि बाएं दाएं, जिधर से वो बह रही है उधर से हम लेंगे। तो ये बाएं और ये दाएं। ठीक है। तो दोस्तों ये सारी बातें हैं, और ये सिंधु जल समझौता 1960 में जो हुआ था दोस्तों, इसको भी याद रखने हैं, क्योंकि ये कई बार पेपर में आ चुका है। ठीक है, इन बातों को मोटी मोटा आप याद रखें। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें मेरे भाई। और ठीक है दोस्तों, फिर मैं आपसे अगले दिन मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।